नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की 25 बड़ी खबरों के साथ। बीजेपी नेता दिलीप घोष का ममता बनर्जी पर आपत्तिजनक बयान। ममता बनर्जी पर महिला संबंधी टिप्पणी की। दिलीप घोष के विवादित बयान पर भड़के टीएमसी नेता कीर्ति आजाद बोले, उनके बयान में दिखी उनकी मानसिकता। पहले भी दे चुके हैं विवादित बयान। ममता बनर्जी के लिए दिलीप घोष के विवादित बयान पर सुप्रिया श्रीनेत का हमला। बोली, बड़े हल्के और ओछे आदमी हैं दिलीप घोष। बीजेपी नेता इस मामले पर कुछ बोलेंगे? वरुण गांधी पर अधीर रंजन चौधरी का बड़ा बयान। बोले, वरुण गांधी को कांग्रेस का ऑफर, कांग्रेस के साथ आ जाएं वरुण गांधी। सुप्रिया श्रीनेत के पोस्ट पर बोली कंगना रनौत, अभद्र टिप्पणी से हुआ दुख। आज जेपी नड्डा से करूंगी मुलाकात, पार्टी के निर्देशों का पालन करूंगी। कंगना रनौत पर आपत्तिजनक ट्वीट का राष्ट्रीय महिला आयोग ने लिया संज्ञान। रेखा शर्मा बोली, सुप्रिया श्रीनेत को मांगनी चाहिए माफी। चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी, सख्त कार्रवाई की मांग की। कंगना रनौत पर सुप्रिया श्रीनेत की टिप्पणी को लेकर विपक्ष पर बरसे सुधांशु त्रिवेदी। बोले, विपक्ष की विभाजनकारी मानसिकता, हताशा में अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं नेता। सुप्रिया की पोस्ट पर सीएम सुक्खू का बयान। कहा, कंगना हिमाचल की बेटी हैं, हम सभी को करना चाहिए महिला का सम्मान। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी कैबिनेट की कल आखिरी बैठक। प्रधानमंत्री आवास पर सुबह 10:30 बजे मीटिंग होगी। लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली में कल कांग्रेस सीईसी की बैठक। टिकटों के बंटवारे को लेकर मंथन। आज दिल्ली के हर विधानसभा में बैठक करेगी आम आदमी पार्टी। 31 मार्च की रैली की करेंगे तैयारी, सभी पार्षद विधायक होंगे शामिल। हिमाचल विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी की लिस्ट जारी। कांग्रेस के सभी 6 बागियों को बनाया गया उम्मीदवार। सुधीर शर्मा, रवि ठाकुर, राजेंद्र राणा को टिकट मिला। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ का ऐलान। पंजाब में बीजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी, अकाली दल के साथ बीजेपी का गठबंधन नहीं होगा। मेरठ से टिकट मिलने पर बोले अरुण गोविल, लोगों की करता रहूंगा सेवा, मैं जो करता रहा वही करूंगा, बस रोल बदला है। मेरठ अपना शहर है, मुझे लोगों से प्यार मिलेगा। केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली बीजेपी का हल्ला बोल। केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी कर रही है विरोध प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का किया इस्तेमाल। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। केजरीवाल की गिरफ्तारी का कर रहे हैं विरोध। पीएम आवास का घेराव करना चाहते थे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। आप दफ्तर पर पुलिस के बैरिकेड्स लगाए जाने पर भड़के गोपाल राय। पुलिस से पूछा, क्यों लगाए बैरिकेड्स? बोले, बीजेपी ने दिल्ली को पुलिस स्टेट में बदल दिया है। 31 मार्च को रामलीला मैदान में करेंगे शांतिपूर्वक विरोध। नौ अप्रैल तक बढ़ी के कविता की न्यायिक हिरासत। 1 अप्रैल को अंतरिम जमानत पर सुनवाई। कविता ने कोर्ट से मांगी थी अंतरिम जमानत। मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार नकुल नाथ ने दाखिल किया नामांकन। अपने पिता की मौजूदगी में भरा नॉमिनेशन। चिराग पासवान ने कार्यकर्ताओं के साथ मनाई होली। होली के गीतों पर कार्यकर्ताओं के साथ थिरके चिराग। मुंबई की 6 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। 40 से 50 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में तेल टैंकर गोदाम में भीषण आग से अफरा तफरी। आसमान में उठी आग की लपटें और काला धुआं। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में होली पर मचा हुड़दंग। 2 गुटों में जमकर चले लाठी डंडे। 15 लोग घायल। 38 लोगों पर मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। आज आईपीएल में चेन्नई और गुजरात के बीच टक्कर। शाम 7:30 बजे दोनों टीमों के बीच मुकाबला। और इस वक्त की बड़ी खबर से कर रहे हैं बुलेटिन की शुरुआत। कल दिल्ली विधानसभा का सत्र बुलाया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने मुख्य सचिव को दिया आदेश। मोहल्ला क्लिनिक की सुविधाओं पर चर्चा होगी। अस्पतालों को लेकर सदन में जानकारी दी जाएगी। टेस्ट और दवा सप्लाई की जानकारी दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज सदन में चर्चा का जवाब देंगे।
तो ये अहम सत्र दिल्ली विधानसभा का बुलाया गया है। जितेंद्र भाटी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ईडी की कस्टडी से, लॉकअप से अरविंद केजरीवाल ने पहले स्वास्थ्य मंत्री को निर्देश दिया जितेंद्र, और उसके बाद अब कल दिल्ली विधानसभा का स्पेशल सत्र बुलाया गया है उसी मसले को लेकर। क्या होता देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए ये जो है ईडी कस्टडी से पहले जो है जल विभाग को उन्होंने एक नोट लिखा था, निर्देश दिया था, अब स्वास्थ्य को लेकर लिखा है। और ये जो सत्र की हम बात कर रहे हैं, हालांकि ये पहले 22 मार्च को होना था, लेकिन जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी 21 मार्च को हुई तो स्थगित कर ये 27 मार्च के लिए किया गया था। अब इसमें इन्हीं चीजों पर जोर दिया गया है जिन चीजों को लेकर के खुद मुख्यमंत्री ने जो अपने मंत्री हैं उनको निर्देश दिया है कि दिल्ली के अंदर जो मोहल्ला क्लिनिक है, अस्पताल है, उनके अंदर मुफ्त दवाइयां मिले और साथ ही स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको दुरुस्त किया जाए। इस पर चर्चा होगी, स्वास्थ्य मंत्री जवाब देंगे। और देखिए मुख्य सचिव को भी कहा गया था कि जहां जहां दिक्कतें हो रही हैं व्यक्तिगत तौर पर देखें, आपकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आप आके जवाब दें। तो कल पूरा विधानसभा का सत्र है वो हालांकि बजट का हिस्सा है, इस पर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर चर्चा की जाएगी और उसमें अरविंद केजरीवाल का जो संदेश आया है, मंत्री के नाम नोट आया है, उस पर भी चर्चा की जाएगी। तो कुल मिलाकर ये दर्शाने बताने की कोशिश है कि भले अरविंद केजरीवाल अभी ईडी की हिरासत में है, लेकिन वहां के बावजूद उनकी जो चिंता है वो दिल्ली लेकर है और वो अभी भी पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र भाटी आपका इस ताजा जानकारी और अपडेट के लिए। मोहल्ला क्लिनिक की सुविधाओं पर चर्चा होगी, विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाया गया है। कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी की तरफ से, अरविंद केजरीवाल की तरफ से मैसेज देने की कोशिश ये कि ईडी की कस्टडी में भी उन्हें दिल्ली वालों की चिंता है। एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। कंगना रनौत पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत का विवादित पोस्ट, ये जो मुद्दा है ये लगातार सुर्खियों में है। आज कंगना रनौत बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने पहुंच गई। वहीं सियासी वार पलटवार का दौर भी जारी है। इस बीच पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर बीजेपी के नेता दिलीप घोष ने एक विवादित बयान दे दिया है। इस बयान से भी माहौल और गर्मा गया है। उन्होंने ममता बनर्जी के पिता को लेकर सवाल पूछा, जिस पर टीएमसी अब हमलावर है। आपको दोनों खबरें विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। ममता बनर्जी पर भारतीय जनता पार्टी के नेता दिलीप घोष ने हमला बोला है। तो ये दो बड़ी खबरें इस वक्त आपके सामने हैं। पहली खबर जुड़ी है कंगना रनौत से। सुप्रिया श्रीनेत ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर जो पोस्ट किया, या ये कह सकते हैं जो पोस्ट हुआ, उसे लेकर एक तरफ सियासी विवाद बड़े पैमाने पर नजर आ रहा है और दूसरी तरफ अब बीजेपी के वरिष्ठ नेता दिलीप घोष ने ममता बनर्जी के लिए जिन अल्फाजों का इस्तेमाल किया है उस पर भी सियासत शुरू हो गई। और बीजेपी नेता दिलीप घोष के बयान पर विवाद हुआ है। चुनाव आयोग से शिकायत करेगी इस मामले की टीएमसी। बीजेपी नेता दिलीप घोष की शिकायत करेगी टीएमसी। दिलीप घोष ने ममता बनर्जी को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था। तो चुनाव आयोग से शिकायत करने जा रही है टीएमसी। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने ममता बनर्जी के लिए जिन अल्फाजों का इस्तेमाल किया था, उन्हें लेकर जो बयान दिया था, अब उसकी शिकायत चुनाव आयोग से की जाएगी। और आइए आपको सुनाते हैं कि दिलीप घोष ने ममता बनर्जी को लेकर कहा क्या है। बांग्ला निजर भाईपो के चाहे बिहार यूपी থেকে দিদি গিয়ে গোয়াতে বলেন আমি গোয়ার মেয়ে, ত্রিপুরায় আমি ত্রিপুরার মেয়ে, আমার বাপ তো ঠিক করুন, যাত্রার মেয়ে হওয়া ঠিক না। तो ये बयान था दिलीप घोष का, जिस पर अब टीएमसी हमलावर है। टीएमसी नेता कीर्ति आजाद ने कहा है कि दिलीप घोष पहले भी कई विवादित बयान दे चुके हैं, ये उनकी मानसिकता को दिखाता है। वहीं सुष्मिता देव ने कहा कि दिलीप घोष की सोच महिलाओं के लिए गंदी है। जिस तरह का बयान उन्होंने ममता दीदी के खिलाफ दिया है कि ममता दीदी अपने पिताजी का पहचान दे, इस तरह का वक्तव्य हमारे देश के परंपरा में महिलाओं के प्रति हमने कभी नहीं सुना। मैं देख रही हूँ कि पिछले 2 दिन से भारतीय जनता पार्टी अपने एक महिला प्रत्याशी के अपमान के बारे में बहुत लंबी लंबी भाषण दे रहे हैं, पर इस देश के एकमात्र महिला मुख्यमंत्री को लेकर जिस तरह का वक्तव्य बीजेपी कर रही है, मेरा मानना है ये हमारे देश के और राजनीति के परंपरा के खिलाफ है। भाजपा की मानसिकता रोज रोज उजागर हो रही है।
कि किस प्रकार से यह नारी शक्ति का अपमान करते हैं। दिलीप घोष के बारे में तो पहले भी पता है कि दुर्गा माँ का अपमान किया था, पूछा था कि उनका माँ बाप कौन है, मालूम नहीं। अब दीदी के बारे में इस तरीके से बात कर रहा है। तो यह मानसिकता जमींदार वालों जो भारतीय जनता पार्टी की है, जो समझते हैं कि यही हैं, कोई दूसरा नहीं है। इनको कभी भी नारी को लेकर के इनके मन में सम्मान नहीं रहा और इसीलिए यह बेबाकी से जो चाहते हैं वो बोलते हैं। और हमारे संवाददाता रविशंकर दत्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दिलीप घोष का वो बयान भी हमने अपने दर्शकों को सुनाया, रवि, जिसको लेकर टीएमसी ने ऑब्जेक्शन रेस किया है। आपत्तिजनक बयान है। अब टीएमसी की स्ट्रैटेजी क्या नजर आ रही है और क्या दिलीप घोष की तरफ से इस बयान को लेकर किसी तरह का कोई खेद जताया गया है विवाद बढ़ने के बाद? देखिए, दिलीप घोष वो शख्स है जिसने ममता बनर्जी को पहले बारमूडा हाफ पैंट पहनने का नसीहत दिया था। इसका बाद उन्होंने दूध से सोना निकलने का बात कहा था और अब वो ममता बनर्जी से फिर से हमलावर है, ये कहते हुए कि आप पहले अपना कौन आपका पिताजी है वो ठीक कीजिए। तो दिलीप घोष समय समय पे ऐसा बात उन्होंने कहा है जिसको लेके बीजेपी का कहना है, बीजेपी का जो राज्यसभा का नया निर्वाचित सांसद है सौमिक भट्टाचार्य, उनका कहना है दिलीप घोष का जो स्टेटमेंट है उसको यहाँ पे गलत समझा गया है। दिलीप घोष ममता बनर्जी का एड्रेस पूछ रहा था, उनका दिल साफ है, वो कोई महिला को अपमान यहाँ पे नहीं कर रहे थे। वो जो कोशिश कर रहे थे ममता बनर्जी का बोलने का, कभी वो त्रिपुरा की बोलती है, कभी गोवा की बोलती है, कभी पश्चिम बंगाल की बोलते हैं, उनका एड्रेस क्या है, बात बोलने का मतलब यहाँ पे बीजेपी का कहना है ममता बनर्जी को अपना एड्रेस ठीक करने के लिए कहा गया था। ठीक है, ये फिलहाल सफाई बीजेपी की तरफ से दी जा रही है, लेकिन दिलीप घोष का आपको हमने वो बयान भी सुनाया जिसको लेकर टीएमसी अब हमलावर नजर आ रही है और कहा यह जा रहा है कि चुनाव आयोग से इस मामले की शिकायत की जाएगी। कांग्रेस की ये सोच एक आम मानवी को भी हिलाकर रख दिया होगा। अगर उन्होंने ये कहा है कि ये किसी ने एक्सेस कर लिया है तो मैं चाहूंगा कि सरकार को चाहिए कि इसका इन्वेस्टिगेशन करे। ये कांग्रेस पार्टी की आदत बन चुकी है इस प्रकार से महिलाओं का अपमान करना। मैं ये पूरी तरह से जानने में जुटी हूं कि जिन लोगों के पास एक्सेस था उनमें से किसने ये घृणित काम किया। जहां कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत के इंस्टाग्राम पोस्ट पर हुए एक पोस्ट से जो विवाद शुरू हुआ, जो सियासी विवाद शुरू हुआ, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब कंगना रनौत जेपी नड्डा से मिलने पहुंची हैं दिल्ली। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से कंगना रनौत की मुलाकात होनी है। सुप्रिया श्रीनेत के बयान के बाद दिल्ली पहुंची हैं कंगना रनौत। तस्वीरें आपके सामने हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से आज ही कंगना रनौत की मुलाकात होनी है। दिल्ली पहुंचने से पहले कंगना रनौत ने इस पूरे मसले को लेकर क्या कहा, सुनिए। मुझे नड्डा जी ने दिल्ली बुलाया है, उनसे मीटिंग होने के बाद ही मैं कोई प्रतिक्रिया आगे दे पाऊंगी। कोई भी महिला का कोई भी, चाहे उनका व्यवसाय हो, कोई भी उनका काम हो, पेशा हो, हर महिला, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो एक्ट्रेस हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो राजनीतिज्ञ हो या वो चाहे सेक्स वर्कर हो, किसी भी तरीके की जो महिला हैं वो डिग्निटी जो है वो डिजर्व करती हैं। और किसी भी महिला को अपमानित करना, उसके सेक्सुअलाइज करना, और खासकर सबसे ज़्यादा जो मुझे दुख हुआ है वो जो मंडी जिसे छोटा काशी कहा जाता है, पूरे विश्व में छोटे काशी के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पे ऋषि पराशर से लेकर ऋषि मार्कंडेय जी ने तपस्या की है, उसके बारे में इतनी भद्दी टिप्पणी, तो हम सब मंडी वासी जो हैं वो बहुत ही कष्ट हमें हुआ है इस चीज़ को लेकर। और आइए देखते हैं इस बयान को लेकर बीजेपी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी और हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने क्या कहा। इंडी गठबंधन के नेताओं की निराशा, हताशा और कुंठा
इस तथाकथित मोहब्बत की दुकान के अंदर से एक जहरीली जुबान के रूप में सामने आती जा रही है। पहले भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति एहसास कमतरी यानी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ईर्ष्या और ग्लानि के कारण अनेक प्रकार के आपत्तिजनक, अभद्र, निंदनीय बयान दिए गए। परंतु अब ऐसा प्रतीत होता है कि इस तथाकथित मोहब्बत की दुकान में सिर्फ जहरीले सामान ही नहीं है, यह किसी सियासी फरमान का हिस्सा है। हिमाचल की बेटी है, हिमाचल में उनके माता पिता रहते हैं, उनके पिताजी जिला मंडी में उन्हें हमने कांग्रेस कमेटी का जनरल सेक्रेटरी बनाया था, तो हिमाचल की बेटी है। महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं ऐसा कह रहे हैं, और महिलाओं का 1500 रुपया देकर प्यारी बहना महिला सम्मान निधि हमने शुरू की। 18 और महिलाओं के लिए कई योजनाएं हमने शुरू की। महिलाओं की बेटियों की उम्र 18 से 21 साल करने की हमने शुरुआत की। तो देखिए, एक इंस्टाग्राम पोस्ट को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। सुप्रिया श्रीनेत कह रही है कि उन्होंने ये पोस्ट की नहीं, उनके अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है, किसने कर दी ये वो पता लगाने की कोशिश कर रही हैं। बहरहाल कंगना रनौत पर भद्दा पोस्ट पिछले 24 घंटे से एक बड़ा सियासी मुद्दा बना हुआ है। बीजेपी हमलावर है, नारी शक्ति का इसे अपमान बता रही, कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है और सुप्रिया श्रीनेत सफाई दे रही हैं, कह रही हैं कि वो महिला शक्ति का अपमान कर ही नहीं सकती। हालांकि सुप्रिया ने वो पोस्ट हटा ली, इसे डिलीट कर दिया। पूरे विवाद पर कंगना रनौत का भी बयान सामने आया है, लेकिन इस विवाद में अब राष्ट्रीय महिला आयोग की भी एंट्री हो गई। राष्ट्रीय महिला आयोग ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख दी है और चुनाव आयोग से इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। आइए आपको दिखाते हैं कि राष्ट्रीय महिला आयोग की चिट्ठी में आखिर क्या लिखा है और एनसीडब्ल्यू ने इस पूरे मामले में क्या मांग की है। सुप्रिया श्रीनेत पर कार्रवाई की मांग की गई है। इलेक्शन कमीशन से जल्द सख्त एक्शन लेने की डिमांड की गई। टिप्पणी को अपमानजनक बताया गया है, व्यवहार को असहनीय और महिला की गरिमा के खिलाफ बताया गया है। महिलाओं के लिए सम्मान बनाए रखें, यह भी अपील एनसीडब्ल्यू की तरफ से की गई। और इस पूरे विवाद पर हमारी संवाददाता ने एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष रेखा शर्मा से एक्सक्लूसिव बात की है। क्या कहना है उनका इस पूरे मसले पर, सुनिए। हमारे साथ एनसीडब्ल्यू चीफ रेखा शर्मा जी। मैम, आपने जो सुप्रिया श्रीनेत जो है कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन, उन्होंने जो ट्वीट किया है आपत्तिजनक ट्वीट कंगना रनौत को लेकर, उसको लेकर आपने बाकायदा एनसीडब्ल्यू चीफ ने जो लिखा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी। देखिए, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि ऐसे महिलाएं एक दूसरे के खिलाफ इस प्रकार की बात करें। सुप्रिया जी ने बहुत अभद्र शब्दों को यूज़ किया है और जैसे ही मैंने ये ट्वीट किया, मैंने कहा एनसीडब्ल्यू इस पे एक्शन लेगा और हमने रात को ही इलेक्शन कमीशन को एक चिट्ठी लिखी है जो मैं अभी बाय हैंड भेज रही हूँ। मैंने ये कहा कि हम कंगना जी के साथ खड़े हैं और किसी भी महिला के साथ अगर इस प्रकार की अभद्र बातें होती हैं तो हम एनसीडब्ल्यू उसमें उस महिला के साथ है। स्पेशली सुप्रिया जी जो एक नेता हैं, बड़े दल की नेता हैं, उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं करते। और उसके बाद उन्होंने डिलीट किया और कहा कि ये मेरे हैंडल से किसी और ने किया है, जो कि और भी चिंताजनक बात है कि इतनी सीनियर नेता जो खुद भी जर्नलिस्ट रही हैं, अगर उनके हैंडल पे कोई मिसयूज़ कर सकता है और वो कुछ नहीं कर पा रही है तो ये सोचने वाली बात है। फिर भी मैं कहूँगी अहिर जी के उससे भी सेम वर्ड्स और सेम तरीके से उन्होंने भी ये कहा कि मेरा हैक हुआ है। ये आफ्टर थॉट है। इससे ये सब करने की जगह अगर वो माफ़ी मांग ले और ये कहें कि उनसे गलती हुई है तो ये बेटर है। तो वो क्या उस लेटर में आपने क्या लिखा है, क्या कहा है? हमने, क्योंकि अभी कोड ऑफ कंडक्ट है तो इसलिए हमने इलेक्शन कमीशन को कहा है कि आप इसके अगेंस्ट, इनके अगेंस्ट कार्रवाई करें। अगर उन्होंने इसको ट्वीट को वापस ले लिया है तो आपको क्या मतलब लगता है इसकी? वापस लेने से अच्छा है कि माफ़ी मांगे। उन्होंने एक गलत एलिबाई बनाई है कि किसी और ने यूज़ किया है उनका हैंडल, क्योंकि जबकि ये जब उन्होंने जनता का रोष, आम जनता का रोष, मीडिया का रोष ये देखा, उसके बाद उनका ये आफ्टर थॉट है कि किसी और ने ये ट्वीट उनके हैंडल से किया है, जो कि मुझे लगता है उसकी जगह वो अगर सच में
शर्मिंदा है तो एक माफ़ी बनती है, और लेडी टू लेडी और अहीर जी को भी माफ़ी मांगनी चाहिए। और उन्होंने कहा है कि मैं तो किसी भी महिला पर इस तरह की आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल कर ही नहीं सकती और मैं करती ही नहीं। ये भी उन्होंने या तो उनका हैंडल कोई और यूज़ करता है हमेशा से, और उन्होंने अपना हैंडल किसी और को दिया है, वही कर रहा है। ये अगर वो ऐसा कहती हैं, अगर फिर भी उनके हैंडल से गया है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है, क्योंकि उनके हैंडल से गया है। और बीजेपी ये भी सवाल उठा रही है कि आखिर कितने लोग हैं जो सुप्रिया श्रीनेत का इंस्टाग्राम हैंडल एक्सेस कर पा रहे हैं। आइए अब समझते हैं कि जिस विवाद पर सियासी संग्राम शुरू हो गया है उसकी शुरुआत कैसे हुई। कंगना को लेकर एक भद्दी बात कही गई और फिर उसके बाद यह पूरा विवाद सामने आया, शुरू हुआ। 24 मार्च को बीजेपी की 5वीं लिस्ट दरअसल सामने आई उम्मीदवारों की। कंगना को हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी ने टिकट दिया। एक दिन बाद सुप्रिया श्रीनेत के इंस्टाग्राम हैंडल से एक विवादित पोस्ट होती है। कंगना ने स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए एक्स पर लिखा, हर महिला अपनी गरिमा की हकदार है। बीजेपी ने कंगना पर ट्वीट को एक बड़ा मुद्दा बना दिया और अब लगातार इस मुद्दे को लेकर सियासी बयानबाजियों का सिलसिला जारी है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के बयान से कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है। कंगना रनौत के बहाने बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। कांग्रेस की महिलाओं के प्रति और भारत के कलाकारों के प्रति, बेटियों के प्रति ये ऐसी घिनौनी सोच है। कांग्रेस की ये सोच मुझे लगता है कि मेरे साथ साथ देश के एक आम मानवी को भी हिलाकर रख दिया होगा। कंगना रनौत के लिए दिए गए कांग्रेस के प्रवक्ता के बयान को हम कड़ी निंदा करते हैं और महिलाओं के प्रति ये सोच अगर कांग्रेस की है तो देश की महिलाएं भी इसका जवाब देंगी, देश के लोग भी जवाब देंगे। अगर समय रहते ऐसे प्रवक्ता पे एक्शन नहीं हुआ तो भारत के लोग इसका जवाब देंगे। देखिए, जब उन्होंने इनकार कर दिया कि उनका ये कमेंट नहीं है, भारत सरकार बीजेपी के पास है, वो आसानी के साथ ये पता कर सकती है कि ये किसकी हरकत है, किसने एक्सेस किया, किसने कमेंट किया। उसके बाद जिसने भी किया उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत पर सुप्रिया श्रीनेत की टिप्पणी को बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बना दिया है। देखिए बांसुरी स्वराज और जयराम ठाकुर का इस मामले में क्या कहना है। ये जो इतनी अभद्र टिप्पणी करी गई है इस देश की एक बेटी पर, एक महिला पे, इसके लिए कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को माफी मांगनी चाहिए। ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी की असल मानसिकता क्या है, कि वो एक महिला विरोधी पार्टी है। स्वयं श्रीमती सोनिया गांधी जी माता स्वरूपा हैं, एक पुत्री की माता हैं, और इतनी ज़्यादा अभद्र टिप्पणी और इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग करा है। मुझे लगता है उनकी आत्मा भी उनको कचोटती तो होगी ही। शीर्ष नेतृत्व को माफ़ी मांगनी चाहिए। ये जो सफाई दी गई है, मैं बहुत विनम्रता से कहूँगी, ये सफाई नहीं, बहाना है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और भद्दी टिप्पणी जो सुप्रिया श्रीनेत ने की है, इसके हम कड़े शब्दों में आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं। और उनको ये मालूम नहीं है कि हिमाचल देवभूमि के नाम से जाना जाता है, और देवभूमि हिमाचल प्रदेश में जहां मंडी की अगर बात आती है, मंडी को छोटी काशी कहा जाता है। और उसके बाद मुझे हैरानी इस बात को लेकर के कि ये मेरा अकाउंट नहीं था, मेरा ये तो पैरोडी अकाउंट था और उसमें किसी ने इस प्रकार से किया है। लेकिन हैंडल कौन कर रहा है उसको? उनके खिलाफ क्या मामला दर्ज किया? क्या कंप्लेंट उनको करनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। तो कुल मिलाकर यह मामला सियासी हो गया है, तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। और विवाद बढ़ने पर सुप्रिया श्रीनेत ने सफाई दी है। सुप्रिया ने कहा कि मेरे अकाउंट से किसी और ने यह पोस्ट किया, और जैसे ही उन्हें पता चला कि यह पोस्ट हुई है, उसे हटवा दिया गया, डिलीट करवा दिया गया। सुनिए सुप्रिया श्रीनेत अपनी सफाई में क्या कह रही हैं। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की।
मुझे जैसे ही पता चला मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया। ट्विटर पर मेरा नाम का दुरुपयोग करके एक पैरोडी अकाउंट चलाया जा रहा है, सुप्रिया पैरोडी के नाम से। वहीं पर ये ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट हुआ और वहीं से किसी ने कॉपी पेस्ट करके मेरे फेसबुक और इंस्टा पे डाला। मैं ये पूरी तरह से जानने में जुटी हूं कि जिन लोगों के पास एक्सेस था उनमें से किसने ये घृणित काम किया। साथ ही मैंने इस पैरोडी अकाउंट को भी ट्विटर को रिपोर्ट किया। तो सुना आपने कंगना रनौत के मुद्दे पर सुप्रिया श्रीनेत की सफाई और ममता बनर्जी को लेकर जो बयान दिलीप घोष बीजेपी के वरिष्ठ नेता की तरफ से दिया गया है, उस पर भी सुप्रिया श्रीनेत ने हमला बोला। बड़े हल्के और ओछे आदमी हैं दिलीप घोष, ये कहा गया। इस घिनौनी बात का मतलब सब समझते हैं। बीजेपी नेता इस मामले पर भी कुछ बोलेंगे क्या, यह सवाल पूछा है सुप्रिया श्रीनेत। तो देखिए, दिलीप घोष का जो बयान है उसके बाद सुप्रिया श्रीनेत को एक मौका मिला है बीजेपी पर हमला बोलने का। कंगना पर विवादित बयान पर सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, मेरे फेसबुक और इंस्टा के अकाउंट पर कई लोगों का एक्सेस है, यानी उन्होंने अपने अकाउंट की एक्सेस कई दूसरे लोगों को दे रखी है। किसी व्यक्ति ने एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट किया था, ये कहा गया सुप्रिया श्रीनेत की तरफ से। वो कहती हैं, मुझे जैसे ही इसकी जानकारी हुई मैंने वो पोस्ट हटा दिया, यानी जैसे ही पता चला कि ये आपत्तिजनक पोस्ट हुई है उन्होंने उसे हटा दिया। जो भी मुझे जानते हैं वो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। मैं किसी भी महिला के लिए व्यक्तिगत भौंडी बात कभी नहीं करती हूं, ये कहा है सुप्रिया श्रीनेत ने अपनी सफाई में। कहती हैं, ये पोस्ट पहले एक पैरोडी अकाउंट पर चल रहा था, यानी एक्स पर किसी ने उनके नाम से एक पैरोडी अकाउंट बना रखा है, वहां से ये पोस्ट उठाई गई है और मेरे वेरीफाइड अकाउंट पर इंस्टाग्राम के इसे पोस्ट कर दिया गया है। मेरे नाम का दुरुपयोग कर बनाए पैरोडी अकाउंट को एक्स में मैंने रिपोर्ट भी किया है, ये सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है। वहीं दिलीप घोष पर सुप्रिया श्रीनेत अब हमलावर नजर आ रही हैं। दिलीप घोष बंगाल बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष हैं और उन्होंने ममता बनर्जी को लेकर एक विवादित बयान दिया है। उन्हें कीर्ति आजाद से लड़ने के लिए दुर्गापुर भेजा गया है, यह कहा है सुप्रिया श्रीनेत ने। दरकिनार करने से दिलीप घोष परेशान हैं, यानी पार्टी में उन्हें दरकिनार किया जा रहा है इसलिए वो परेशान हैं और ऐसे बयान दे रहे हैं। यहां वो ममता बनर्जी के पिता कौन है जैसी घटिया बात बोल रहे हैं। दिलीप घोष ने जो बयान दिया था ममता बनर्जी को लेकर, उस पर वो हमलावर हैं और कहती हैं कि इस घिनौनी बात का मतलब सब समझते हैं कि दिलीप घोष आखिर क्या कहना चाह रहे हैं। बहुत ही हल्के और ओछे आदमी हैं दिलीप घोष, ये कहते हुए हमलावर नजर आई सुप्रिया श्रीनेत। बीजेपी वाले इस बयान पर भी, इस बात पर भी कुछ बोलेंगे क्या, ये बीजेपी से सवाल पूछा गया है कांग्रेस पार्टी की नेता की तरफ से। और कहा यह भी गया कि पहलवान बेटियों के मामले की तरह इसमें भी खामोश तो नहीं रहेंगे आप, ये कहते हुए बड़ा हमला भारतीय जनता पार्टी पर बोला गया है। कुल मिलाकर सियासी बयानबाजी का दौर लगातार जारी है और लगातार हम देख रहे हैं हर रोज एक नई विवादित टिप्पणी भी सामने आ रही है। एक और इजाफा हुआ है, कांग्रेस नेता शिवराज तंगदागी का एक विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, मोदी मोदी करने वाले छात्रों को थप्पड़ लगाओ। कोप्पल रैली के दौरान सबके सामने मंच से यह बयान दिया गया, यह विवादित बयान दिया गया। बीजेपी ने तंगदागी के खिलाफ इस मामले में शिकायत दर्ज करा दी है। यह बयान सुनिए जरा। 2 ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾರಿಗಾರು ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಟ್ರ? ಇಲ್ಲ. ಉದ್ಯೋಗ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪಕೋಡ ಮಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಂದ್ರು, ಅಂದ್ರೆ ಬಜ್ಜಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಂದ್ರು। तो सुना आपने, कांग्रेस नेता शिवराज तंगदागी के बयान के बाद बीजेपी ने कांग्रेस से सवाल पूछा कि कांग्रेस बताए कि यह मोहब्बत की दुकान है या धमकी की जुबान, जिसमें मोदी मोदी करने वाले छात्रों को थप्पड़ मारने की बात की जा रही है। अगली खबर का रुख करते हैं। महाराष्ट्र से अहम खबर है, सीट शेयरिंग पर अजीत पवार का बड़ा बयान सामने आया है। 28 मार्च को सीट शेयरिंग का ऐलान हो जाएगा। रायगढ़ से सुनील तटकरे चुनाव लड़ेंगे। सीट बंटवारे का काम 99% पूरा कर लिया गया है, ये कहा है अजीत पवार ने।
और अब रुख करते हैं हमारे पड़ोसी मुल्क का, पाकिस्तान का। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा आत्मघाती हमला हुआ है। हमलावर ने काफिले में बम विस्फोट कर दिया। हमलावर ने काफिले में घुसकर खुद को उड़ा लिया, यानी ये फिदायीन था। आत्मघाती हमले में 5 चीनी नागरिकों की मौत हो गई। तो देखिए, इस हमले से जुड़ी तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने हैं। 5 चीनी नागरिकों की मौत हुई है इस बड़े हमले में। गुलाम अब्बास हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाम, जरा बताइए, खैबर पख्तूनख्वा में ये बड़ा फिदायीन हमला हुआ है, बम विस्फोट किया जाता है और 5 चीनी नागरिक, 5 चाइनीज इसमें मारे गए हैं। क्या निशाना भी हमलावरों के, टेररिस्ट के वही थे? जी, लग ऐसे ही रहा है। ये इस्लामाबाद से कोस्टार्ड जा रही थी एक बस, जिसको बशाम के करीब शांगला के मुकाम पर एक जो गाड़ी थी जिसमें बारूद था, कार, उसने हिट किया, जिसमें 5 चीनी जो सिटीजन हैं उनकी मौत हो गई है। और इसको कंफर्म किया है डीआईजी मालाकंड मोहम्मद अली गंडापुर ने। और उन्होंने डीआईजी से जब हमारी सिलसिला में बात हुई है तो उन्होंने बताया कि ये सुसाइड हमला आवर था, जिन्होंने बारूद से भरी हुई गाड़ी को बस से टकरा दिया, जिसके नतीजे में मौके पर ही 5 चीनी जो नागरिक थे उनकी मौत हुई है, जबकि टोटल 6 डेथ टोल हो चुका है और इसमें कई लोग अभी भी घायल हैं। और जैसे कि आपने बताया कि लग ऐसे ही रहा था कि ये चाइनीज क्योंकि यहाँ से ट्रैवल कर रहे थे और वो इस्लामाबाद से कोस्तान की तरफ जा रहे थे, तो ऐसा ही लगता है कि जैसे टारगेट वही किए गए हैं। अभी तक जो चीनी सिटीजन है उनमें 5 की मौत हो चुकी है और जबकि एक पाकिस्तानी सिटीजन की मौत हुई है। 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि काफी तादाद में लोग घायल भी हैं। और ये भी हमारे खास बात यह है कि गुलाम, इससे पहले भी कई बार चाइनीज नेशनल्स को वहां पर टारगेट किया जा चुका है, कई बार वो हमलों के शिकार हुए हैं, कई बार उन्होंने अपनी जान गंवाई है। क्या मकसद नजर आ रहा है हमलावरों का और क्या चाहते हैं वो इस तरह से चीनी नागरिकों को निशाना बनाकर? क्या मैसेज देने की कोशिश? बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि कराची यूनिवर्सिटी में भी चाइनीज सेंटर के ऊपर अटैक किया गया था और उससे पहले हमने देखा है कि बलूचिस्तान में और ग्वादर में इस तरह के अटैक्स हमने देखे हैं और अब ये दोबारा चाइनीज को निशाना बनाया गया। इसका सीधा सीधा मकसद यही लगता है कि जो पाकिस्तान और चीन के रिश्ते हैं उनमें किसी न किसी तरीके से टेररिस्ट ये चाहते हैं कि खलल डाला जाए और उनमें कोई रुकावट पैदा की जाए। लेकिन अभी जो सूरत हाल है, इस वक्त जो इंजर्ड लोग हैं उनको मुकामी जो लोकल हॉस्पिटल है वहां पर पहुंचाया जा रहा है, वहां पर भर्ती किया जा रहा है। जो डीआईजी मालाकंड है मोहम्मद अली गंडापुर, उनके अनुसार 5 चीनी लोगों की मौत की उन्होंने कंफर्मेशन कर दी है। और हमलावरों का ताल्लुक किस तंजीम से है गुलाम, कोई जानकारी उनके बारे में पता चल पाई? देखिए, अभी तक किसी ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल नहीं की है, लेकिन इससे पहले मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ अटैक्स होते रहे हैं जिसमें डीएलए भी जो जिम्मेदारी कबूल करती रही है। इसके अलावा टीटीपी की तरफ से भी होते रहे ऐसी जिम्मेदारियां। लेकिन अभी क्योंकि ये थोड़ी देर पहले ये इंसिडेंट हुआ है और ये बस जो इस्लामाबाद से कोस्तान जा रही थी, बशाम के करीब शांगला के मुकाम पर इसको एक कार जो कि बारूद से बड़ी हुई कार थी, सुसाइड आत्मघाती हमलावरों ने उसको इस बस से टकराया, जिसमें 5 चाइनीज सिटीजन की मौत हो चुकी है। 6 लोग टोटल डेथ टोल है और कई लोग अभी भी घायल हैं जिनको हॉस्पिटल भर्ती किया गया है। अच्छा गुलाम, ये बताइए कि इससे पहले भी जब इस तरह के इंसिडेंट्स हुए हैं, चाइनीज नेशनल्स को निशाना बनाया गया है, चीन ने बड़ा ऑब्जेक्शन रेस किया है पाकिस्तान के सामने और कहा है कि आपको हर हाल में चाइनीज नेशनल्स जो कि पाकिस्तान में रह रहे हैं उनकी सिक्योरिटी इंश्योर करनी होगी। और उसके बाद भी हम देख रहे हैं ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में पाकिस्तानी अथॉरिटीज के सामने इस वक्त कितनी बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन आन खड़ी हुई है? देखिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि चाइना की तरफ से इससे पहले जब भी जो भी अटैक्स हुए हैं, चाइना की तरफ से बड़े सीरियस कंसर्न शो किए गए हैं और बाकायदा सिक्योरिटी को लेकर के हमने ये भी देखा कि दासू डैम पे जब ये अटैक हुआ था तो दासू डैम पे काम बंद कर दिया गया था और चाइनीज जो थे उनको वापस बुला दिया गया था। तो उसके बाद पाकिस्तान की सरकार की तरफ से ये श्योरिटी दी गई थी कि चाइनीज की सिक्योरिटी को मेक श्योर किया जाएगा और बढ़ाया जाएगा और हर तरह से उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। जिसके बाद चाइना और पाकिस्तान के दरमियान इस सिलसिला में चाइनीज की सिक्योरिटी को लेकर के एक मैकेनिज्म भी बनाया गया, लेकिन उसके बाद दोबारा अटैक, ये बिल्कुल चिंताजनक है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी और पाकिस्तान की सरकार के लिए भी, क्योंकि अब चाइना की तरफ से दोबारा ये मांग जरूर आएगी क्योंकि चाइनीज सिटीजन निशाना बने हैं और ये केपी में पाकिस्तान की सरजमीन पर निशाना बने हैं, तो उनकी तरफ से ये मांग जरूर आएगी कि इनकी सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन के लिए क्या अरेंजमेंट्स थे और आगे इसको मजीद सख्त करने की डिमांड भी बिल्कुल सामने आ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है गुलाम, बने रहे आप हमारे साथ और हम चाहेंगे ये
विजुअल जरा फुल फ्रेम में दिखाएं। ये देखिए तस्वीरें अब आपके बिल्कुल सामने हैं TV9 भारतवर्ष पर, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस हमले की हम आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान का ये शांगला इलाका है खैबर पख्तूनख्वा का, जहां पर इस बड़े हमले को अंजाम दिया गया है। नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान में जो सुसाइड बॉम्बर था, यानी जो फिदाइन था, जो ये तय करके आया था कि वो इस हमले में खुद भी मर जाएगा, जान दे देगा, लेकिन चाइनीज नेशनल्स को छोड़ेगा नहीं, वो एक ट्रक लेकर आता है और इस कॉन्वॉय में टक्कर मारता है, जिसके बाद 6 लोगों की मौत हो जाती है और 6 में से 5 चीनी नागरिक थे, चाइनीज नेशनल थे। के सिन्हा इस वक्त हमारे साथ बतौर डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। सिन्हा जी, किस तरह से आप देखते हैं खैबर पख्तूनख्वा में ये बड़ा आत्मघाती हमला अंजाम दिया गया है और 5 चीनी नागरिक मारे गए हैं इसमें? जय हिंद समीर। देखिए ये बढ़ता हुआ सी पैक के ऊपर में जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसके तहत जिस तरह से पाकिस्तान में खास करके जो TTP है और अभी तो जो तालिबान से कुछ संगठन है, उन्होंने टोटल कह दिया कि चाइना को इसको छोड़ना ही पड़ेगा। कुछ खबरें ये भी आ रही थी कि उनके गोदार पोर्ट में और ये हमला ऐसा नहीं, आप देखिए 3-4 सालों से ये बढ़ता है। 2015 का ये प्रोजेक्ट है और अब आप 2024 तक, और ये हम लोगों का आकलन ये रहा था कि किसी भी तरीके से जो सी पैक है ये सक्सेसफुल नहीं होगा जो चाइनीज है, क्योंकि ये पूरा का पूरा ये पाकिस्तान के अस्तित्व को ही खत्म कर देगा जी। तो ये जो चीजें हो रही हैं वो उसके ऊपर में 2-3-4 उसके आयाम है। उसके एक आयाम है कि सी पैक को तुरंत खत्म कर दिया जाए और चाइना भी इसके बारे में सोच रहा है। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया सिन्हा साहब हमसे बात करने के लिए। और हमारे साथ मेजर जनरल अश्विनी सिवाज भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सिवाज साहब, किस तरह से आप देखते हैं और क्या कुल मिलाकर ये कोशिश है हमलावरों की कि किसी भी हाल में चाइना को यहां पर काम नहीं करने दिया जाएगा? और जैसा कि सिन्हा साहब कह रहे थे कि चाइना भी इस बारे में बहुत गंभीरता से अब विचार कर रहा है कि यहां से काम धाम खत्म कर दिया जाए। हाँ बिल्कुल, देखो समीर, सच्चाई यह है कि ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर था, ये एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था बेल्ट रोड इनिशिएटिव का, और चीन ने $62 बिलियन का पैसा इसमें खर्च किया है। मगर ये सच्चाई है कि ये लास्ट 5-6 साल से ठप पड़ा हुआ है। इसके अंदर जो प्रोजेक्ट हैं करीब 27% ही कंप्लीट हुए हैं, बाकी सारे प्रोजेक्ट जो हैं या तो इनकम्प्लीट या स्टार्ट नहीं हुए। क्योंकि हो क्या रहा है कि ये जो सिंगजांग से ये जाता है और ग्वादर तक, तो आज बलूचिस्तान के इलाके में और स्पेशली आपका खैबर पख्तूनख्वा में जो एक प्रकार से अटैक कर रहा है तहरीके तालिबान पाकिस्तान, इसी प्रकार से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी उसने जो है आपके बलूचिस्तान के अंदर हमला कर दिया है बहुत तेज, इसी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पे, और इसके साथ जो चीनी हैं उन पे भी हमला कर रहा है डायरेक्ट। उसकी वजह यह है कि अब बलूचिस ये समझते हैं कि जो पहले तो बलूचिस्तान का जो रिसोर्सेज है, चाहे वो ऑयल है, गैस है, कोयला है, जिंक है, कॉपर है या गोल्ड है, उसको पाकिस्तान ही एक्सप्लॉइट कर रहा था, आज उसको चीन भी कर रहा है, चीन जो पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के मध्य से। इसी प्रकार से जो ग्वादर का पोर्ट बढ़ाया है, वहां से करीब 282 किलोमीटर दोनों तरफ वो इलाका भी चीनियों ने ले लिया है। वहां पर जो मछुआरे थे बलूचिस्तान में, जो कि ग्वादर पोर्ट से मछली पकड़ने जाते थे समुद्र में, वो भी नहीं जा पाते। तो अब सच्चाई है कि लास्ट 5-6 साल से जो हमले हैं चीनियों पे वो बहुत बढ़ गए हैं, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी से, माजिद ब्रिगेड से। तो अब चीनी भी घबरा गए हैं। उन्होंने पहले तो ये कहा था कि हम अपनी सिक्योरिटी खुद करेंगे, अब वो लगता है कि उनको लग रहा है कि ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ठप पड़ा है, हम इसके ऊपर काम नहीं कर पाएंगे। अभी मुझे लगता है इसको बंद करने की सोच विचार कर रहा है चीन, क्योंकि उसको बिल्कुल। और पाकिस्तान से गुलाम अब्बास भी हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाम, ये तो बहुत बड़ी मुश्किल है पाकिस्तान के लिए, चारों तरफ से पाकिस्तान घिरता नजर आ रहा है। एक तरफ यहां पर जो चीनी नागरिक मौजूद हैं उन पर लगातार हमले हो रहे हैं, जिससे चीन बिलबिलाया हुआ नजर आ रहा है और अपने हाथ खींच सकता है पाकिस्तान से जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उससे। और दूसरी तरफ तहरीके तालिबान पाकिस्तान के अंदर मुसीबत बना हुआ है, अफगानिस्तान तालिबान भी आप लोगों के पीछे पड़ा हुआ है। ये तो बहुत बड़ी मुसीबत में घिरा हुआ नजर आ रहा है पाकिस्तान।
देखिए, आप ठीक कह रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान को जो मुख्तलिफ वार फ्रंट्स हैं वो पाकिस्तान के साथ खुले हुए हैं, चाहे वो अफगानिस्तान का बॉर्डर हो, तालिबान हो, क्योंकि सबसे मेन जो है वो ड्यूरेड लाइन ही है। और जितने भी पाकिस्तान में ये अटैक्स होते रहे, ये ज्यादातर टीटीपी के लोग हों या दूसरे लोग हों, वो उधर से आकर पाकिस्तान में अटैक्स करते रहे। और जब से तालिबान ने टेक ओवर किया उसके बाद इसमें इजाफा हुआ है, क्योंकि टीटीपी के जो लीडर है मुल्ला फकीरुल्लाह और दूसरा गुल बहादुर, ये सब वो लोग हैं जो कि अशरफ गनी के रजीम में जेलों में बंद थे, लेकिन तालिबान ने आकर इनको रिहा कर दिया और उसके बाद इन्होंने पाकिस्तान को निशाना बनाया और ये रोज हर दूसरे दिन यहाँ पे निशाना बना रहे हैं। जहाँ तक बात है कि चाइना और पाकिस्तान रिलेशनशिप की, तो ये मुझे ऐसा नहीं लगता कि इससे फर्क जरूर पड़ेगा। चाइना की तरफ से ये डिमांड जरूर आएगी कि सिक्योरिटी इन्हांस की जाए। ये भी हो सकता है कि वो कहें कि हम मजीद इसको सिक्योरिटी को किस तरीके से प्रोटेक्ट करें और हम अपने लोगों की सिक्योरिटी हम खुद संभालें। ये सारे मामला हो सकते हैं, लेकिन अभी रोल बैक का मामला मेरा ख्याल है कि ये बहुत जल्दी होगा। ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं देता, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना के रिश्ते बहुत पुराने हैं और चीन को भी पता है और पाकिस्तान को भी पता है कि दोनों ने एक दूसरे के साथ चलना है। और ये जो सी पैक का मामला है, ये टेररिस्टों की तरफ से अभी तक जो लग ऐसा ही रहा है कि टारगेट जो सी पैक ही है। तो अगर चाइनीज निशाना बनते हैं तो इसका मकसद यही है कि सी पैक को किसी न किसी तरीके से रोकने की ये साजिश हो सकती है। और उसी में अगर वो चीन और पाकिस्तान इसमें रुकते हैं तो टेररिस्टों का जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अश्विनी सिवाच साहब, क्या मानते हैं आप? गुलाम जिस तरह से कह रहे हैं कि निश्चित तौर पर यह एक बहुत बड़ा कंसर्न तो है ही, जिस तरह से चाइनीज नेशनल्स की एक बार फिर जान गई है कि मुमकिन यह भी है कि चीन अपने हाथ वापस खींच ले, लेकिन रोल बैक की फिलहाल कोई संभावना नजर नहीं आती, क्योंकि अल्टीमेटली चीन और पाकिस्तान हर प्लेटफॉर्म पर एक साथ नजर आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल समीर, वो तो है, मगर सच्चाई यह है कि ग्राउंड रियलिटी तो बहुत खराब हो गई है। चीन को अभी लग रहा है कि जिस प्रकार से हमले हो रहे हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पे और चीनियों को मारा जा रहा है, उनको टारगेट किया जा रहा है, तो उनको लगता है कि अब इसका कोई चारा नहीं। पहले देखो, उन्होंने डायरेक्ट बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी से चीन ने डायरेक्ट बात करने की कोशिश की थी। वो दे वांटेड टू बाय पीस, मगर वो हुआ नहीं, क्योंकि जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है वो कहती है कि जो पाकिस्तानी के साथ साथ जो चीनी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं हमारे रिसोर्सेज बलूचिस्तान से, वो हमें बिल्कुल मंजूर नहीं और हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहते। तो मुझे लगता नहीं कि ये चीन जो अभी सोच रहा है कि हो सकता है कि वो अपनी सिक्योरिटी खुद लगा दें, हो सकता है वो कहीं पाकिस्तान को बोलें आप एक डिवीजन की बजाय 2 डिवीजन लगाएं चाइनी पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में। मगर सच्चाई है कि खतरा बढ़ता जा रहा है और चीनियों को अब टारगेट किया जा रहा है। और इसको मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है समीर कि वो समय दूर नहीं कि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बिल्कुल ठप पड़ जाएगा। और अभी भी आप 25% के अलावा उसके जो प्रोजेक्ट हैं उन पे काम नहीं चल रहा। बिल्कुल, और संभावना ये जताई जा रही है और पाकिस्तान के लिहाज से कहें तो आशंका ये जताई जा रही है कि ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ही ठप हो जाए और चाइना रोल बैक कर ले।